हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया की नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो सारे के सारे? बताओ क्या पढ़ाएं आज आपको। आज को पढ़ाता हूँ मोड ऑफ कंजर्वेशन इन द रेड डेटा बुक। लाल किताब की रहस्य की कहानियाँ सुनाऊंगा मैं आपको। देखा वो बस में बेचने नहीं आया करते ऐसी लाल किताब टाइप से, 5 किताब होती थी 15 रुपये में। वैसे तो किताबी बाजार का मूल्य है इनका 100 रुपये, लेकिन मैं कंपनी के प्रचार के लिए आया हुआ हूँ तो मात्र 15 रुपये में 5 किताब। उसमें होती थी एक लाल किताब। तो आज वो लाल किताब जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। लाल किताब नहीं पढ़ाऊँगा यार, मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली एक रेड डेटा बुक है जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और रेड डेटा बुक के बारे में डिस्कस क्यों करेंगे? बिकॉज उसके अंदर में कुछ ऐसे स्पीसीज़ के बारे में लिखा जाता है जो आपका खतरे में है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है। तो वो सारी बातें क्या होंगी क्या नहीं है उनके सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा मैं। गुड आफ्टरनून विनायक, गुड आफ्टरनून अयान, पायल, मुस्कान, रूपाली, प्रज्वल, टेक्निकल, खुशबू, वंदना, शमा, श्वेता, खुशी, दुआ जो भेजी थी दुआ। चलिए बहुत बढ़िया। सो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। यूपीएससी सीएससी 2020-2021 के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी सीएससी 2020-2021। बायोडाइवर्सिटी टॉपिक का नाम है सुमित 10। ये चौधरी साहब का कोड है, ये आपका कोड है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी, ठीक है। सो गाइज 10% ऑफ अगर आपको अनअकैडमी पे लेना है तो आप सिर्फ एक ही कोड इस्तेमाल करेंगे। कोड क्या है? सुमित 10। दोस्तों 2 ईयर का जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है इट विल कॉस्ट यू अराउंड, ये आपको कॉस्ट करता है 64,000, 64,000 रुपये। आप इस कोर्स को, पूरे कोर्स को ले सकते हैं ओनली आप कितने रुपए में? सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सकता है 57,000। दूसरा 1 ईयर का जो कोर्स है, एंटायर कोर्स है, यू कैन गेट दिस। वैसे कोर्स का वैल्यू जो है वो है 44,000, बट यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 39,000। सो देखो पहली चीज़ आपको क्या मिल रही है यहाँ से? डिस्काउंट मिल रहा है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी दैट विल बी द गाइडेंस। मेरा गाइडेंस आपके साथ रहेगा दोस्तों। फ्रॉम द डे फर्स्ट एंड द लास्ट मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों। आजकल एक बात बता देता हूं मैं, बहुत सारे लोगों के नंबर आपके पास आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास में कॉल कर देते हैं। दे विल टेल यू, ठीक है, वो बताते हैं कि ये करो, ये कोड ज्वाइन करो, ये कोर्स ज्वाइन करो, इस कोड का यूज़ करो, ये करो वो करो। फिर वो ये भी बोल देते हैं कि हाँ ये कोड यूज़ करोगे तो अरे सुमित से तो हम बात कराएंगे, सुमित आपको हम बोल देंगे, सुमित इज़ लाइक ये, सुमित इज़ लाइक वो, ठीक है। हम आपको मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो रखा है, ठीक है, उनको कुछ बोल के ना उनको ज्वाइन करा दिया जाता है कुछ और कोड से। बाद में वो मेरे को बोलते हैं कि सर हमें तो ये बोला गया था। तो किसी की बोली बातों पे विश्वास नहीं करना है आपको। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप कोड सुमित 10 ही यूज़ करो, सिंपल है, ठीक है। जो बच्चा चाहता है मेरे से जुड़ना, जो बच्चा चाहता है मेरे से कनेक्ट करना, वो सिंपल एक काम करो, कोड सुमित 10 ही यूज़ करो। फिर भले ही उसको कोई कुछ भी बोले,
ठीक है। अब बाद में वो लोग पहले बोल देते हैं, बाद में फिर वो बच्चा परेशान होता रहता है। तो मैं ऐसी चीज़ नहीं चाहता। ऐसे थाउजेंड्स बच्चे हैं मेरे पास जिनके मेरे पास बाद में कॉल आते हैं कि सर हमें तो ऐसा बोला गया था वहाँ पे कि आप उनको गाइड करोगे पर्सनली, अगर ये कोड यूज़ किया जाए तो सपोज़ कोई भी कोड यूज़ करवा देते हैं। तो मैं नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। आज भी एक बच्चे का सुबह मॉर्निंग में 2 बच्चों का मेरे पास कॉल आया कि सर ऐसे ऐसे हम परेशान हैं। तो मैं ऐसे में कुछ नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। अगर आप कोड दूसरा यूज़ करते हो तो आई विल नॉट एबल टू ज्वाइन यू इन माई ग्रुप। ना मैं आपको ग्रुप में जोड़ पाऊंगा, ठीक है, ना ही मैं आपको किसी भी प्रकार से कोई मदद कर पाऊंगा, ठीक है। आप जिस कोड से जाओगे फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करे ना करे मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अगर आप लोग मेरे से चाहते हैं, मेरे से जुड़ना, मेरे से चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ, तो आप कोड क्या यूज़ करिए दोस्तों, सुमित 10। यूपीएससी सीएससी 2020-21 के लिए इंपॉर्टेंट है और कोड आप जानते हो मेरा क्या है, सुमित 10। बायोडाइवर्सिटी हम यहाँ पे स्टार्ट किया है दोस्तों। प्रीलिम्स, क्रैक प्रीलिम्स इन द 60 डेज एज 2.0 के अंदर में मैं बायोडाइवर्सिटी का जो पूरा टॉपिक है ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो जल्दी से इसको देखते हैं दोस्तों, फटाफट से इसको शुरू कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट जल्दी से। लास्ट क्लास में हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पीसीज इवननेस, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। बोटानिकल गार्डन क्या होता है ये भी हम देख चुके थे, नहीं देखा था ना, एक्सी तो ये नहीं देखा था हमने। हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोड ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कितने प्रकार से हम किसी चीज़ को कंजर्व कर सकते हो। तो मोड ऑफ कंजर्वेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो मोड ऑफ कंजर्वेशन कितने होते हैं दोस्तों, इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन। हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस में क्या देखा था हमने कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होता है, जिसमें आती है क्या क्या आपका, जिसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 2 कॉज है, नेचुरल कॉज और मैन मेड कॉज। मेन चीज़ें थी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, है ना, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और द नेचुरल क्लाइमेटीज, प्राकृतिक आपदाएं। ये वो कारण थे जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ठीक है। अब ये तो कारण थे जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, तो अब उसको हमें बचाना है, हमें उसको कंजर्व करना है। सो दीज आर द डिफरेंट मोड ऑफ द कंजर्वेशन। ये वो अलग अलग मोड हैं जिसके द्वारा हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। पहला इन सीतु कंजर्वेशन और दूसरा है दोस्तों एक्स सीतु कंजर्वेशन। इन सीतु और एक्स सीतु कंजर्वेशन में फ़र्क क्या है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। इन सीतु कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई एनिमल है, सपोज करो ये कोई इस एरिया में कोई जानवर रहता है, कोई भी एरिया हो सकता है ये, ठीक है, इस एरिया में कोई जानवर रहता है, ठीक है। आप उस जानवर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कोई भी जानवर है, सपोज मैं टाइगर की बात कर लेता हूँ। टाइगर यहाँ पर है, यहाँ पर रहता है टाइगर, इससे एंडेमिक है, यहाँ का नेटिव स्पीसीज है, उसको खतरा है, वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, उसको लुप्त होने का खतरा है, ठीक है, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें डर है कि ये टाइगर जो है ये लुप्त हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसी एरिया में अलग अलग कंजर्वेशन एफर्ट्स हम डालें, अलग अलग काम करें और उनकी मदद से हम कोशिश करें कि जो टाइगर है ये लुप्त ना हो। तो जब भी हम कोशिश करते हैं किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट स्पीसीज को इन देयर नेचुरल हैबिटेट जहाँ पर वो रहता है, उसी हैबिटेट में जब हम उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं इन सीतु कंजर्वेशन, कि उसी जगह पे था इन सीतु कंजर्वेशन, उसी जगह पे हमने उसको कंजर्व कर दिया, उसको बोलते हैं हम इन सीतु कंजर्वेशन। बात समझ में आ रही है आपको? हेलो युवराज, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ युवराज, ठीक है। सो कंजर्विंग द एनिमल्स एंड द प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज द इन सीतु कंजर्वेशन, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि जो आप बात बोल रहे हैं ना सिमरन गौतम, जो है बात बोल रही हैं कि दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्लास, कि पिछली क्लास का रिवीजन हो जाता है। कई लोग इससे खपा भी हो जाते हैं मेरे से कि सर पुरानी चीज़ पढ़ाए जा रहे हो, आगे काम नहीं होता। बट ट्रस्ट मी यार, आप लोगों के लिए क्या बेस्ट है ना, आप लोगों से ज़्यादा मैं जानता हूँ, ठीक है। क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है, ये आपके से ज़्यादा आपके लिए मैं जानता हूँ कि क्या चीज़ कब करानी बेटर होगी, तो बच्चों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, बच्चों को ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। सो कंजर्विंग द एनिमल्स एंड द प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज द इन सीतु कंजर्वेशन। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा जानवर, कोई भी ऐसा आपका प्लांट स्पीसीज जिसको आप उसी जगह में कंजर्व करते हो, उसी जगह में आप बचाव करते हो उसका, उसको हम बोलते हैं इन सीतु कंजर्वेशन, ठीक है। समझ में आई बात? दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों आपका, तो इन सीतु कंजर्वेशन के आपके उदाहरण कौन से, जैसे नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क इज एन एग्जांपल ऑफ द इन सीतु कंजर्वेशन। दूसरा सर सेंचुरीज जो होती है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं जिनको, वो भी किसका एग्जाम्पल है आपका दोस्तों, ठीक है। दे आर द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द इन सीतु कंजर्वेशन। और बताओ, आप बताइए, ज्योत्सना बताइए मुझे, और एक एग्जाम्पल दीजिए आप मुझे।
अगला है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद है रिजर्व फॉरेस्ट। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। सो क्या है, कंजर्विंग द एनिमल्स एंड द प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज द इन सीटू कंजर्वेशन। किसी भी प्लांट को या एनिमल को अगर आप उसी के हैबिटेट, उसी के निवास के अंदर अगर आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो इस प्रकार के संरक्षण को हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। उदाहरण आपके सामने है, नेचुरल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ द इन सीटू कंजर्वेशन। अगला है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ द इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। दिशा सॉरी नहीं है, सजाए मौत है। जो यहाँ पर गलत काम करता है, आप लेट आई हैं, ये आपकी गलती है और सजाए मौत है आपको। बताइए कैसे आप पसंद करेंगी। हमारे पास 3-4 उपाय हैं सजाए मौत के। पहला क्या है, चलते हुए पंखे में गर्दन दे दें हम आपकी, पहली बात। दूसरा क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन में नाक डुबा के हम अपनी आत्महत्या कर लें। बहुत सारी चीज़ें आप बताइए ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत लेना, ठीक है। नहीं यार अमन, ऐसा तो नहीं है। आप देखो, मैंने उस पर इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम पे लिंक शेयर किया हुआ है, उससे जाके आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वहाँ पे कल एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी, वहाँ से नहीं हो पा रहा था, उसके पीछे कुछ कारण थे, कुछ रीज़न थे, तो वहाँ से नहीं हो पा रहा था। बट अभी आप जाके देखोगे तो वो हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है। इन सीटू कंजर्वेशन की हम बात कर रहे थे। अगला हम बात करते हैं दोस्तों एक्स सीटू, ये हिंदी में है। जानवर और पौधों को जब उनके प्राकृतिक आवास में आप संरक्षित करते हो तो उसको इन सीटू संरक्षण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। प्राकृतिक पार्क, अभयारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन और संरक्षित वन, ये सब के सब क्या है दोस्तों, इन सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण हैं। अगली हम बात कर रहे हैं एक्स सीटू। एक्स सीटू में क्या है, कोई भी आप जीव या पौधे को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाके आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। कोई जीव है बहुत मतलब एक्सटिंक्ट होने वाला है भाई, बहुत खतरा है, वो बस गया, ये समझो गया, तो उसको हम फिर क्या करते हैं ना, उसको हम वाइल्ड में ना ले जाके एक कल्चर्ड एनवायरनमेंट में, उसको हम हाइब्रिड एनवायरनमेंट में हम या तो उसको ब्रीड करते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लिखा क्या है देखो, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरिया वेयर द नेचुरल अकर्स इज नोन एज द एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक ऐसा संरक्षण का उपाय जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को संरक्षित करते हैं लेकिन उनके नेचुरल क्षेत्र से बाहर रखते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखते हैं उनको हम, तो उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। कोई भी संरक्षण जिसके अंदर में हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व तो करते हैं बट उनके प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर रख के, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्स सीटू कंजर्वेशन। उदाहरण है आपके पास जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, सीड बैंक, उसके बाद हॉर्टिकल्चर गार्डन, ये सारे के सारे जो हैं दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ द एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होगा बताओ मुझे फटाफट, समझ में आ रहा है गाइस? एनीवन अटेंडेड द लेक्चर ऑफ द साउथ अफ्रीकाज होल लेक्चर्स पॉजिटिव क्लास की वजह से, जैसी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, ओके, सीड बैंक, बोटेनिकल गार्डन, हॉर्टिकल्चर। सर मैंने आज सब्सक्रिप्शन लिया है सुमित 10 यूज़ करके, आपके पास नोटिफिकेशन गया है आज क्या? यार मेरे पास अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। एज आई टोल्ड यू, जितने भी बच्चों से मैंने बताया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आप जैसे ही लेते हो तो सब्सक्रिप्शन लेके मुझे मेल डाल दिया करो sumitrathi3@gmail.com पे, ठीक है। या उससे पहले अगर आप करोगे तो आपको मेरे नंबर मिल जाते हैं। अगर आप मुझे मेल करते हो, मैं ऐसे तो नंबर नहीं दे सकता जैसे बाकी टीचर नंबर दे के रखते हैं भाई, क्योंकि उनके पास समय होगा इतना, मेरे पास समय बहुत कम है ना, तो इतना तो मैं नंबर नहीं दे सकता कि ओपन में लिख ही दूँ कि जो मन करे सारे दिन मैं कॉल में ही लगा रहा हूँ, हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए, हाँ जी। तो यार मेरे पास थोड़ा दोस्तों समय का अभाव रहता है। बट हाँ, जो जेन्युइन बच्चा है, जो सीरियस बच्चा है, तो मेरे से बात करेगा तो उसको ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, वो मैं उससे बात भी करता हूँ। तो कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरिया वेयर द नेचुरली अकर इज नोन एज द एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू क्या होता है दोस्तों? आप एक नेचुरल किसी भी स्पीसीज़ को, किसी भी पेड़ को, किसी भी पौधे को, किसी भी जीव जंतु को आप उसके नेचुरल हैबिटेट से, उसके नेचुरल प्राकृतिक निवास स्थल से आप बाहर में ले जाके अगर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, तो उसको हम बोलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे जो जूलॉजिकल पार्क हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, सीड बैंक हो गया, हॉर्टिकल्चर गार्डन हो गया, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये सब के सब एक्स सीटू कंजर्वेशन के क्या हैं दोस्तों, इसी के ये पार्ट होंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी में, जिस क्षेत्र में वो स्वाभाविक रूप से होते हैं उस क्षेत्र से बाहर अगर आप जैव विविधता को संरक्षित करते हो तो उसको हम एक्स सीतु कंजर्वेशन माना जाता है। जूलॉजिकल पार्क, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक और बागबानी उद्यान, ये सब किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीतु कंजर्वेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, कुंदन कुंदन आप ले सकते हो यार, आप ईएमआई पे ले सकते हो, बट ईएमआई आपको बनवाने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या एचडीएफसी का एटीएम होना चाहिए, तभी बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्स सीतु कंजर्वेशन हो गया, सभी को समझ में आ गया? कितने बच्चों को नहीं आया? जिनको नहीं आया वो दोबारा से पढ़ो, आ जाएगा अपने आप। मैंने आपको एक कहानी बताई ना, मेरे एक टीचर थे, वो इतने कॉन्फिडेंट रहते थे कि समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आए। तो एक दिन ऐसे ही उनकी क्लास के अंदर में मैंने ऐसे ही बोल दिया एक दिन, है ना, सर पूछ रहे थे बताओ भाई किस किस समझ में नहीं आया, ऐसे ही पढ़ाते, बताओ भाई किस किस समझ में नहीं आया। तो मैं बोला, मैं कहा जी मेरे नहीं आया। कब तू छोड़ दे भाई, तेरे आएगा भी नहीं। समझ रहे हो, उनको इतना कॉन्फिडेंस था और मेरे को समझ में आ गया था, बस मैं ऐसे ही मजे ले रहा था सर से। मैं कहा सर मेरे नहीं आया, तो जैसे ही मैंने बोला तो कहते भाई तू छोड़ दे, तेरे आएगा भी नहीं समझ में। मैं दोबारा बता दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है, तेरे समझ में नहीं आएगा। मैं कहा यार हद कर दी सर ने, बेइज्जती मार दी मेरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, ये हमने पढ़ा ना। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्स सीतु कंजर्वेशन। जूलॉजिकल पार्क, जू क्या होते हैं, बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, बस मैं इन्हीं के बारे में अभी आपको बताऊंगा। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, ठीक है, एक बार पढ़ो, मैं 2 घूंट पानी पीता हूँ उसके बाद बताता हूँ आपको। नवनीत दुबे, सिंपल सा काम है, मेरे को मेल करो sumitrathi3@gmail.com। यहाँ पे आप मेरे को मेल करो, आपसे बातचीत करेंगे हम, ठीक है। सो बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन रेफर्स टू द साइंटिफिकली प्लान्ड कलेक्शन ऑफ लिविंग ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड द अदर प्लांट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग भागों से हम क्या करते हैं, कुछ पेड़ों को, ठीक है, साइंटिफिकली प्लान करके हम कुछ पेड़ों को, कुछ घास को, कुछ हर्ब्स को, क्लाइंबर्स को हम एक जगह पे ले जाते हैं, वहाँ पे उनको ग्रो कराते हैं। अब ये उनका एरिया नहीं, हम इनको लेके आए हैं, दुनिया के अलग अलग भाग से हम इनको लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं दोस्तों? पर्पस क्या है? पर्पस हमारा संरक्षण है, इनको हमें संरक्षित करना है, इनकी हमें ब्रीडिंग करानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दुनिया के अलग अलग भागों से ना हम कुछ कुछ पेड़ जो हैं बहुत दुर्लभ जो हो रखे हैं, बहुत रेयर हैं, जो चांसेस है कि आगे जाके एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं, उनको हम उठा के लाते हैं और यहाँ पर संरक्षित करते हैं, इनकी ब्रीडिंग करते हैं, ताकि इनको बाद में बाकी पूरी जगहों पर दोबारा से क्या किया जा सके, आपका प्लांट किया जा सके। उसको हम बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन। गार्डन से समझ में आ गया दोस्तों, ये पेड़ पौधों के लिए होगा। बोटेनिकल गार्डन दुनिया के विभिन्न हिस्सों से जीवित पेड़, झाड़ियों, जड़ी बूटियों, पर्वतरोहियों और अन्य पौधों के वैज्ञानिक रूप से नियोजित संग्रहण को संदर्भित करता है। समझ में आ रही बात? साइंटिफिक पर्पस से साइंटिफिकली हमने प्लान करके लिविंग, जिंदा पौधों को, घास को, झाड़ियों को, जो बेल होती है उनको हमने दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से लाकर यहाँ कलेक्ट किया हुआ है। उसी को अपन यहाँ क्या नाम दे रहे हैं दोस्तों? हमने उसी को नाम दिया गया बोटेनिकल गार्डन। ये क्लियर हुआ? ओके की रिपोर्ट है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट आर द पर्पज ऑफ द बोटेनिकल गार्डन? सर क्यों करते हैं हम ये? साइंटिस्ट का दिमाग खराब हो रखा है भाई, क्यों अलग अलग जगह से झाड़ियों को, इनको बेलों को, इन पेड़ पौधों को लेके आ रहा है? क्यों लेके आ रहा है? आप बताओ मुझे, क्यों लेके आ रहा है? बताओ, और इनाम पाओ, कॉन्टेस्ट है, आप बताओ मुझे। What is the purpose behind this exercise? इस एक्सरसाइज के पीछे पर्पस क्या है? यस, दिस इज ओनली फॉर द प्लांट। सर्वाइवल कम होता होगा सर एक्स सीतु में। ओके, बोटेनिकल गार्डन में अगर सारे कवि जाएंगे तो मुशायरा कहाँ से होगा? कैसी बातें कर रहे हो आप यार, कैसी बातें करते हो आप कई बार। पर्पस क्या है बोटेनिकल गार्डन का? जो बताएगा मुझे इनाम पाएगा। इनाम में उसको मिलेगा, मैंने आपको बताया, इनाम में आप लेके जाओगे मेरे से iPhone 12 का एक फ़ोटो, वो भी कहाँ पे? व्हाट्सएप पे, ताकि टूरिज़्म बढ़ जाए। अरे यार ये MD ऐसी जवाब क्यों देते हो आप? टूरिज़्म से क्या फ़र्क पड़ेगा?
चलो मैं बता देता हूँ। पहला पर्पज है टू स्टडी द टैक्सोनॉमी एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। हमें उस प्लांट की टेक्सोनॉमी की स्टडी करनी है और हमें देखना है कि वो प्लांट ग्रोथ कैसे करता है। तो कहने का मतलब हो गया पहला पर्पज हमारा स्टडी पर्पज है। साइंटिस्ट उसको स्टडी पर्पज से रखते हैं ताकि उसकी टेक्सोनॉमी और उसकी ग्रोथ जो है उस प्लांट की वो हम इवैल्व कर सकें और उसी के अकॉर्डिंग हम उसके प्रति फ्यूचर में प्लान बना सकें। टू स्टडी द इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ द एक्सोटिक प्लांट्स। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है? ऐसे पेड़ पौधे जो बाहर से आते हैं। मैंने बताया था ना, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक तो होती है एंडेमिक, ठीक है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा क्या होता है एक्सोटिक। एंडेमिक प्लांट और दूसरा क्या हो गया आपका एक्सोटिक प्लांट, ठीक है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? मैंने एक दिन पूछ लिया, एक मेरा स्टूडेंट था सेंट्रो, तो उससे मैंने पूछ लिया तो उसने बताया एंडेमिक का मतलब जो खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, एंडेमिक का मतलब है जो उसी रीजन से बिलोंग करता हो। सपोज यू बिलोंग्स फ्रॉम दिस रीजन, है ना। मैं जैसे एंडेमिक हूँ फ्रॉम गुड़गांव, मैं गुड़गांव का हूँ तो आई एम एंडेमिक टू द गुड़गांव। ऐसे ही जब कोई जीव जंतु एक विशेष इलाके में रहते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं कि दो स्पीसीज आर एंडेमिक टू दैट पर्टिकुलर जोन, दो स्पीसीज आर एंडेमिक टू दैट पर्टिकुलर रीजन, है ना। एग्जॉटिक किसे बोलते हैं दोस्तों? हम एग्जॉटिक बोलते हैं ऐसा प्लांट जो बाहर से आया है, जो किसी दूसरी जगह से हमने उसको प्लांट लेके आए हैं हम, ठीक है। आप यहाँ का नहीं था, कहीं बाहर से लेके आए हैं उसको हम। सो इसका पर्पज़ ये भी है कि ऐसे कोई प्लांट जिनको हमने एग्जॉटिक बाहर से लेके आए हैं उनको यहाँ पे लेके आना और ये इनकी स्टडी करना कि वो इस एनवायरनमेंट में, दूसरे एनवायरनमेंट में किस प्रकार से अपने आप को ढालेंगे। समझ में आ रही है? पहला क्या था? पहला था दोस्तों टू स्टडी द टेक्सोनॉमी एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। हमें प्लांट की ग्रोथ और टेक्सोनॉमी की स्टडी करनी है। पहली बात, कैसे प्लांट ग्रो करता है। दूसरा, हम ये देखना चाहते हैं कोई बाहरी प्लांट, कोई दूसरी जगह का पेड़ पौधा अलग एलियन एनवायरनमेंट में किस प्रकार से अपने आप को ढालता है, अपने आप को एक्लिमेटाइज करता है। ये भी हमारा एक पर्पज था दोस्तों इसके पीछे। समझ में आ रही है बात आपको या नहीं आ रही दोस्तों? जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उनको हम दवाई देंगे और दवाई दे के हम उनको समझाएंगे। जल्दी से बताओ फटाफट से दोस्तों, किन किन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो मुझे बताएंगे दोस्तों फटाफट से। सो पहला क्या है दोस्तों? पहला है टू स्टडी द टैक्सोनॉमी एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। दूसरा क्या है? टू स्टडी द इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। सेकंड क्या है दोस्तों? सेकंड आप लोगों के सामने है। डन। अगली बात पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास वो क्या है? नेक्स्ट है इट एक्ट एज अ जर्मोप्लाज्म कलेक्शन। यहाँ पर हम जर्मोप्लाज्म कलेक्शन भी करते हैं, सो ये इसके भी रूप में काम करता है। सो इट एक्ट एज जर्मप्लाज्म कलेक्शन। जर्मप्लाज्म यहाँ पर हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं पौधों के। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू हाइब्रिड्स। हम क्या करते हैं, एक कुछ जीन्स इसके लिए, कुछ जीन्स इसके लिए और फिर हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन करके ना हम एक नई ब्रीड तैयार करते हैं, ठीक है। इसको नई ब्रीड तैयार करने के लिए मैंने बताया स्टडी पर्पस से हम क्या करते हैं, हम दो अलग अलग जगह की स्पीसीज़ को लेके आते हैं एक जगह पे और वहाँ पर ले जाके उस स्पीसीज़ के साथ में हम कुछ बदलाव करते हैं और हम एक नई स्पीसीज़ तैयार करने की कोशिश करते हैं, एक हाइब्रिड स्पीसीज़ हम तैयार करते हैं। सो इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द न्यू हाइब्रिड स्पीसीज़। कहाँ पर? बोटेनिकल गार्डन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इट ऑग्यूमेंट कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो बहुत रेयर पाई जा रही है, बहुत थ्रेटेंड है, लुप्त होने वाली है, जिनको बहुत खतरा है, उनको हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाके दोस्तों प्रोटेक्ट करते हैं। समझ में आ रही बात आप दोस्तों आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? टू स्टडी द टैक्सोनॉमी एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सेकंड है टू स्टडी द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ एक्सोटिक प्लांट, जर्मप्लाज्म कलेक्शन। इसके बाद इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू हाइब्रिड। नए हाइब्रिड पौधे बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट ऑग्यूमेंट्स द कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। उसके बाद में बात मैं करता हूँ, देखो ये हिंदी में है सारे के सारे, ठीक है, हिंदी में देख लो आप, हिंदी में आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। जू के बारे में बात कर रहा हूँ। जू क्या है? अगला है जू। अजू शॉर्ट फॉर्म किसकी होती है? जू का मतलब होता है जूलॉजिकल गार्डन। जू मतलब जूलॉजिकल गार्डन, वो था बोटेनिकल गार्डन, ये था जूलॉजिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में अपन पेड़ रखते थे, जूलॉजिकल गार्डन में क्या रखेंगे? एनिमल रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है। एक ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है एक एनक्लोज्ड एरिया के अंदर, एक क्लोज एरिया के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? बहुत सारे पर्पज़ है। पहली बात तो ये है कि वो लुप्त होने वाले हैं, हम उनको बचा रहे हैं, तो हम उनको एक जगह पे रख के उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करा रहे हैं, हम ब्रीडिंग भी करा रहे हैं वहाँ पर, है ना, पब्लिकों को दिखा रहे हैं, ठीक है, हम डिस्प्ले कर रहे हैं पब्लिक को, उससे कुछ रेवेन्यू भी आ रहा है, तो उससे कुछ आपका डिस्प्ले के लिए रख रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से भी उसको रखा जा रहा है। बट बहुत सारे केसों में हम उसको क्या
करते हैं, जू में रख के उसको हम ब्रीड कराते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल उसको ब्रीडिंग कराते हैं। तो जू क्या होता है दोस्तों, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द जूलॉजिकल गार्डन, ये एक एनिमल पार्क होता है। वो वहाँ पर आपने देखा था कि बहुत सारे पेड़ पौधे हम रखते थे, है ना, झाड़ियाँ, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु रखते हैं, आपने सबने देखा होगा जू। अच्छा, जू का मेन पर्पज़ क्या होता है दोस्तों, मेन पर्पज़ कई सारे हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज़ भी हो सकता है, पब्लिक को डिस्प्ले कराना, साथ ही साथ में इनका पर्पज़ ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हम ब्रीडिंग कराते हैं, जो कोई भी अगर ऐसा स्पीसीज़ हो जो भविष्य में लुप्त हो सकता है, तो उनकी हम यहाँ पे रख के क्या करते हैं दोस्तों, ब्रीडिंग कराते हैं। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो आपको समझ में ही आ गया होगा। इंटरनेशनल यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक अंतर्राष्ट्रीय आपकी यूनियन है, किसके लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, नेचर को कंजर्व करने के लिए। इसमें क्या क्या देखें दोस्तों, IUCN जो है ना, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इट इज़ अ NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, which is working in the field of nature conservation and sustainable use of the natural resources। जिसका काम ही क्या है दोस्तों, इसका काम है कि आपका नेचर को कंजर्व करना और जो सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका में इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि आज की जनरेशन की तो नीड सेटिस्फाई हो ही जाए, बट तो आगे आने वाले समय में जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनकी भी नीड जो है वो क्या हो जाए, आपका सेटिस्फाई हो जाए। तो इस पर्पज़ से हम यहाँ पर काम करते हैं, इस पर्पज़ से यहाँ पर काम किया जाता है। समझ में आ रही बात आपको? सो IUCN के बारे में बात कर रहा हूँ। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एक NGO है। ये वर्क करती है दोस्तों किस केस में दोस्तों, टू कंजर्व द नेचर एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आ रही बात आपको, ये नहीं आ रही? नेशनल पार्क, रिजर्वायर, ये सब, ये क्या बोल रहे हो सर? आपने अपने से CS की क्विज में बताया था इस, ओके, मैंने बहुत सारे एनिमल देखे हैं वहाँ पे, बहुत बढ़िया। फर्स्ट जू इन इंडिया बट आओ दोस्तों, विपिन डागर पूछ रहे हैं भाई, फर्स्ट जू इन इंडिया बट आओ दोस्तों, किस बात के लिए पटना का जू फेमस है? बहुत बढ़िया। अर्चना कुमारी, यहाँ पर अलग ही एक क्विज शो चला दिया भाई इन लोगों ने, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत सफल रहोगे आप। इधर अलग ही क्विज चल रही है भाई आप लोगों की। चलो, सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, एक NGO है दोस्तों। ये वर्क करती है किसमें? आपका टू कंजर्व एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। हम चाहते हैं इसके द्वारा क्या हो, आपका जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो हमारा नेचर है, उसको कंजर्व किया जा सके, साथ ही साथ में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस प्रकार से इस्तेमाल करें, हम उसके इस प्रकार के इस्तेमाल को प्रमोट करें ताकि आज तो सही है, आगे जब भविष्य के अंदर में भी उनका सततः प्रयोग हो, तो आज हमारे लिए भी हो और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सेफ रहें। It involves in the data gathering and analysis, research, field project, advocacy, lobbying and education. So IUCN का ये पर्पज़ है दोस्तों, डेटा कलेक्ट करता है, डेटा गैदर करता है, उसको एनालाइज करता है, रिसर्च करता है ना, बहुत सारे फील्ड प्रोजेक्ट चलाता है, ठीक है, एजुकेशन की बात, तो बहुत सारे यहाँ पर ये काम जो है IUCN जो ये करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। The organization is best known for compiling and publishing the IUCN Red List। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सबसे बेस्ट जानी जाती है किसके लिए दोस्तों? फॉर द कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग द IUCN Red List। IUCN जो है ना, इसी की वो रेड लिस्ट है, जिसको हम रेड बुक बोलते हैं ना, लाल किताब इसी की है, जिसके अंदर में हम अलग अलग प्रजातियों को असेस करते हैं और उनके स्टेटस के बारे में बताते हैं कि ये स्पीसीज़ खतरे में है या नहीं है। तो ये जो लाल किताब है बेसिकली खतरे की किताब है। हम इसमें उन स्पीसीज़ को, उन आपकी प्रजातियों को यहाँ पर डिनोट करते हैं जिनको खतरा है, जो अभी या तो अभी लुप्त हो चुकी हैं, लुप्त होने वाली है या भविष्य में लुप्त हो सकती हैं, उनके बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन इस किताब के अंदर में दिया गया है। तो IUCN का सबसे बेस्ट काम जो होता है वो होता है IUCN की रेड लिस्ट जो वो तैयार करती है। बाकी इनका काम यही है, डेटा गैदर करना दोस्तों, एनालाइज करना अलग अलग चीज़ों को, ठीक है, रिसर्च करना, ठीक है, और बहुत सारे फील्ड प्रोजेक्ट करना,
एडवोकेसी, लॉबिंग, एजुकेशन, ये इसके दोस्तों क्या होते हैं, काम होते हैं। बाकी इसका मेन काम यही है नेचर के प्रोटेक्शन के अंदर, नेचर के कंजर्वेशन के अंदर में काम करना, प्लस में जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए ताकि आज तो सही है, भविष्य में आने वाली जनरेशन के लिए भी वो क्या रहें, आपके सुरक्षित रहें। तो इस प्रकार से ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो IUCN का अगर कोई आपसे हेडक्वार्टर पूछे कि कहाँ पर है, आ जाते हैं सवाल, तो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में। सिंपल है, IUCN का मतलब समझ में आया। तो पहली बात तो कोई अगर पूछ ले कि क्या ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो नहीं है। इंटर गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल जब मैं बोल दूंगा ना, दैट मीन्स इसमें गवर्नमेंट, सरकार इन्वॉल्व है। तो क्या इसमें सरकार इन्वॉल्व है दोस्तों, नहीं, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज़ नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इन एग्जामिनेशन पेपर के अंदर में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आप वहाँ जाके फंस जाते हो। तो सबसे पहली बात तो क्या है दोस्तों, दिस इज़ नॉट एन दिस इज़ नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दिस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक NGO है। IUCN बेसिकली क्या है दोस्तों, दिस इज एन NGO जो वर्क करती है इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। रेड लिस्ट इसका सबसे बढ़िया काम है, जो लाल किताब इसने छापी है, अभी मैं उस लाल किताब के बारे में ही पढ़ाऊंगा। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ये हिंदी में हो गया। IUCN प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसका काम है डेटा एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना, अनुसंधान करना, ठीक है, बहुत सारी परियोजनाओं की वकालत करना, पैरवी करना और उनको शिक्षा में शामिल करना। संगठन IUCN रेड लिस्ट को संकलित और प्रकाशित करने के लिए सबसे अधिक इसको इसका स्टेप माना गया है, जो दुनिया भर की प्रजातियों को संरक्षण स्थिति का आकलन करती है और उनको बताती है। इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो वो ग्लैंड में है, और ग्लैंड कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। अब बारी आती है दोस्तों रेड लिस्ट और रेड बुक की। ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल का करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, NGO है तो NGO की जो अपनी एक अलग से गवर्निंग बॉडी होती है, NGO की अपनी अलग से गवर्निंग काउंसिल होती है। हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी थोड़ी ना होता है, हर चीज़ का एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर तो होता ही है ना भाई। NGO जो होती है उनको भी तो कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड होता है ना। ठीक है, तो वही है जो काम करता है, बस सिंपल। आपको कंट्रोल क्यों कराना है, ठीक है। आप ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है। जी प्रांशु जायसवाल क्या कहना चाहते हैं बताइए। सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता। आइए सोनम यादव, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे मैं पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बाकी बच्चे भी तो आते हैं। और नोटिफिकेशन जाने का क्या है, आपको पता है 2 बजे क्लास होगी बस ख़त्म बात। आया करो 2 बजे देखा करो। अरे सिंपल से कुछ स्लॉट हैं यार, ठीक है। सुबह 5 बजे, फिर 2 बजे, उसके बाद में रात को 9 बजे, ये हो गए यूट्यूब के स्लॉट, है ना। सुबह 8 बजे ये यूट्यूब के स्लॉट हो गए। दोबारा लिख देता हूँ, 5 बजे 5 AM, उसके बाद 8 AM पे करंट अफेयर, ये भी करंट अफेयर। उसके बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद में हमारी 2 बजे क्लास होती है 2 PM, जिसमें हम 2 पार्ट करते हैं। एक में हम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी और दूसरे में क्या कर रहे हैं हम आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक क्लास हम ये करते हैं, दूसरी क्लास फिर हम क्या करते हैं 9 PM पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, 9 PM पे हम कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। आज रिवर का पार्ट शुरू होने वाला है, ड्रेनेज बेसिन, तो ये है। उसके बाद अनअकैडमी ऐप पर एक 6 PM पे क्लास करता हूँ, ठीक है। वो क्या है, वो भी अगेन आपका करंट अफेयर की होती है। सो ये क्लास है सारी की सारी। अभी बहुत जल्दी 11 बजे क्लास और शुरू करने वाला हूँ 11 AM पे, इसी पर जो होगी आपकी द हिंदू पढ़ेंगे इसमें हम कंप्लीट। तो सारी की सारी क्लासेस कर तो रहे हैं हम, तो अब इसमें तो टाइम फिक्स है, आप इसी टाइम पे आया करो, इसी टाइम पे क्लास होती है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार आओ वहाँ पे, आके चेक कर लिया करो, तो कोई मैटर ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, रेड डेटा लिस्ट और रेड बुक क्या है ये आप देख रहे हो हमारे सामने। सो जो रेड डेटा बुक है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब पब्लिक के लिए बनाया गया है, विच इज क्रिएटेड फॉर रिकॉर्डिंग एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज और द प्लांट, एनिमल, फंगी एज वेल एज सम लोकल सब स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन। देखो सिंपल सी बात है,
लाल मतलब होता है खतरे का कलर, खतरे का रंग नहीं होता है। तो ये लाल किताब जो है इनमें उस प्रजातियों के बारे में बताया गया है दोस्तों, चाहे वो रेयर स्पीसीज प्लांट की हो, चाहे वो पशुओं की हो, चाहे वो फंगस की, कुछ भी हो, मतलब ऐसी प्रजाति जो बहुत रेयर है प्लस जो खतरे में है, सिंपल सी बात है, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम इस किताब का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस प्रजाति का नाम हमने इस किताब में रख दिया, अब इस किताब में भी मेरे पास अलग अलग सूची होंगी, अलग अलग कैटेगरी हैं जिनके आधार पर मैं उसको अलग अलग भागों में बांटूंगा। एक होगा एक्सटिंक्ट जो लुप्त हो चुका है, दूसरा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ऐसे ऐसे मेरे पास अलग अलग कैटेगरी होंगी। तो इस किताब का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों? इस किताब का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट है ताकि पब्लिक को ये अवेयर कराया जा सके regarding the endangered species, regarding the rare species of plant, rare species of animal, rare species of fungus, इनके बारे में इनको बताया जा सके। तो इसीलिए हम इस किताब का इस्तेमाल आपका करते हैं, ठीक है। द रेड डेटा बुक हेल्प्स अस इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च स्टडीज एंड ऑल्सो फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्राम ऑन द रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट। इसका यही पर्पज़ है ताकि पहली बात तो हमें पता चल सके दोस्तों कौन से स्पीसीज आपके एंडेंजर्ड हैं। हमें पता चलेगा कि गधा एंडेंजर्ड है कि नहीं है, मतलब गधा आगे लुप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता। और अगर गधा लुप्त हो सकता है तो हम गधे पर रिसर्च करेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे, हम अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे गधे को, फिर हम उन प्रोग्राम को मॉनिटर करेंगे और ये सारी बातें जो हैं ये लिखी जाएगी। फिर हम ये बताएंगे कि अच्छा गधे का प्राकृतिक आवास तो ये होता है, यहाँ पे पाया जाता है, उसको प्रोटेक्ट करो। तो वो सारे काम जो होते हैं वो इसी रेड डेटा बुक या रेड डेटा लिस्ट के अंदर से होते हैं। आप समझ में आ रहे हो? आप आ रहा है आपको? दिस बुक इज मेनली क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट दो स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इस किताब का इस्तेमाल हम बेसिकली उन्हीं स्पीसीज़ के लिए करते हैं जो बस लुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है, हम उनको इसमें मेंशन करते हैं। समझ में आया? तो एक किताब हमने बना रखी है। मैंने क्या बना रखी है? किताब किसने बना रखी है दोस्तों? IUCN ने बना रखी है। ये IUCN का सबसे बढ़िया काम है। इस किताब का नाम है दोस्तों रेड बुक, और इस रेड बुक में हमने क्या लिख रखा है? स्पीसीज़। हमने स्पीसीज़ को उनके खतरे के ऊपर अलग अलग भागों में हमने कैटेगराइज किया हुआ है। मैं अभी बताऊंगा किन किन भागों में कैटेगराइज किया है, कैसा खतरा है, किस पर्टिकुलर स्पीसीज को हमने अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया हुआ है ताकि हम उन पर रिसर्च कर सकें, हम उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, हम बाकी सारे काम जो है कर सकें। तो हमने ऐसे अलग अलग उसको क्या किया हुआ है दोस्तों? कैटेगराइज किया हुआ है। उस बुक के अंदर हमने अलग अलग कैटेगरी में उसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी में। हिंदी में मेरे प्यारे जो छात्र हैं हिंदी वाले, हिंदी माध्यम वाले, वो यहाँ से देखेंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? यार लाइक नहीं कर रहे हो आप? लाइक नहीं करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, ठीक है। लाइक करो दोस्तों, अभी 1 सेकंड रुको और लाइक करो पहले, सारे के सारे लाइक करो पहले वीडियो को। और मैं क्या कहता हूँ, शेयर करो। अगर शेयर नहीं करोगे ना आपको पाप लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, है ना। आप अपने अध्यापक गुरु का आप कहना नहीं मानते हो? नहीं, बताओ, मैं आपका गुरु हूँ एंड दिस इज योर गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा क्या है आपकी? फटाफट ना क्लास को सभी बच्चे जितनी भी अपनी प्रोफाइल है उस पर शेयर किया करो, सारे के सारे शेयर किया करो, सब के सब, है ना। जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे अपनी प्रोफाइल के ऊपर इसको क्या करोगे? शेयर करोगे। जो भी खतरे के खिलाड़ी हैं उसे पकड़कर रेड बुक में लॉक करते हैं। खतरे के खिलाड़ियों को क्यों पकड़ रहे हो यार? ऋषभ श्रीवास्तव, कौन सा क्वेश्चन है यार आपका? दिखेगा तभी तो। ये सवाल ना आप जब क्लास खत्म होती है ना उसके कमेंट बॉक्स में पढ़ो, लिखो तो बेटर है। जैसे क्लास हमारी ख़त्म हो जाती है ना उसके बाद चैट बॉक्स एक्टिव होता है, तो उस चैट बॉक्स में लिख दो तो मैं आपके पढ़ भी लूँ। अब मुझे ऐसे पता ही नहीं चलेगा। सर पॉलिटी क्यों बंद कर दिया आपने? भाई पॉलिटी इसलिए बंद कर दिया, आप लोग देखते ही नहीं थे, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको बंद कर दिया। जंगल से सटे गांव में किसी भी जंगली जानवर को पकड़कर जंगल से दूर ले जाना, ये भी एक्सीतु का एग्जाम्पल होगा ना सर? यार जो जंगल से सटे गांव होते हैं उसको जंगल, वो अगर उस जीव को पकड़ लेते हैं वहाँ से तो हम उसको कहाँ ले जाते हैं? हम लेके कहीं नहीं जाते हैं उसको। जो फॉरेस्ट, जो वाइल्ड लाइफ रिसर्च वाले हैं बाद में उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में ले जाके छोड़ते हैं, ठीक है। अब मान के चलो तेंदुआ पकड़ा गया, तेंदुए को अब पकड़ के
वो बाद में छोड़ते उसके नेचुरल हैबिटेट में ही है, उस जंगल में नहीं तो भले किसी और जंगल में छोड़ देंगे, बट वो उसका नेचुरल हैबिटेट ही होगा जहाँ पर वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, वहाँ उसको छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसको पकड़ा है जंगल में से और उसको हिमालय पे छोड़ देंगे, बर्फ़ के अंदर में ग्लेशियर पे छोड़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो इन सीतु ही होता है दोस्तों। एक्स सीतु हम बेसिकली उनके लिए करते हैं कि जो स्पीसीज बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है, वो लुप्त होने वाले हैं, तो अब वाइल्ड में वो है ही नहीं, हम उनको बस एक क्लोज लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में हम रख रहे हैं ताकि उनकी स्टडी की जा सके, है ना, और उनको हम बचा सके, बस इसलिए हम उसको करते हैं एक्स सीतु के अंदर में। अब देखो यहाँ पर ये कैटेगरी बनाई गई है, इसका पहली कैटेगरी है इसके अंदर दोस्तों एक्सटिंक्ट। ये रेड बुक में कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, ब्लैक से, मतलब ये तो गायब हो चुका है, ये बचा ही नहीं है कहीं पे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे प्रमाण के द्वारा बताया गया कि ये प्रजाति एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो चुकी है। अगला है दोस्तों एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, कि ये जंगल में नहीं है, आप जंगल में नहीं पाया जाएगा। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब जंगल में ये लुप्त हो चुके हैं। पाया जाता है तो बस और बस अपने प्राकृतिक निवास के अंदर, जो प्राकृतिक निवास में लुप्त हो चुका है, जंगल में लुप्त हो चुका है। बस कहीं कैप्टिव ब्रीडिंग हमने की हुई है, कहीं किसी जैसे जूलॉजिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, ऐसी जगह पे हमने इसको रखा हुआ है। नेचुरली ये नहीं पाए जाते अब कहीं पे, वाइल्ड फॉर्म में कहीं पे नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद होता है दोस्तों ये थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं, ठीक है, इनके बारे में हमारे पास बहुत एडिक्वेट डेटा है, बहुत अच्छे से हमने डेटा इनके बारे में गैदर किया हुआ है। इनमें आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़। कल मैं आपको ना एक एक स्पीसीज़ दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसे बताने से याद नहीं होता, अब मैं बता भी देता हूँ तो फिर आपको वो चीज़ दिमाग में बैठती नहीं है। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं एक एक स्पीसीज़ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कौन कौन से आते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आएगा एंडेंजर्ड, उसके बाद आता है वल्नरेबल, फिर नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, और यहाँ पर डेटा नहीं है हमारे पास, डेटा डेफिशिएंट और नॉट इवेलुएटेड, ठीक है। तो ये पूरी स्पीसीज़ को हम इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। ये बात क्लियर हुई। सो रेड बुक में ही इतिश्री पुरोहित सर, अनअकैडमी पे ओशियन करंट का टॉपिक लेक्चर सही था, थैंक यू सर। सुबह 5 बजे, हाँ प्रज्वल यार 2-3 दिनों से 5 बजे वाली क्लास नहीं हो पा रही, आज हो जाएगी, ठीक है, आज हो जाएगी यार, आज हो जाएगी, डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, आज हो जाएगी। सो यहाँ तक बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ जो रेड बुक है हमारी, उस रेड बुक के अंदर में हमने अलग अलग प्लांट को और उसके अंदर जो अलग अलग स्पीसीज़ है ना, उसको हमने कितने पार्ट में बांटा हुआ है, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवेलुएटेड। हमने इतने भागों में उसको क्या किया हुआ दोस्तों, यहाँ पर डिवाइड किया हुआ। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या, एक एक बताऊंगा अब, ठीक है। मैं एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या, ये कलर कोडिंग भी है दोस्तों, अलग अलग कलर कोडिंग आपके सामने है। एक्सटिंक्ट बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया, एक ऐसे टैक्सोन को एक्सटिंक्ट जो है वो डिनोट करता है, ठीक है, जो बिना किसी रीजनेबल डाउट के हम इस बात को क्लियर कर सके कि उस प्रजाति का आखिरी इंडिविजुअल मर चुका है। अब ये थोड़ी वर्ड जो लैंग्वेज मैंने लिखी है थोड़ी एनवायरमेंटल टिपिकल साइंटिफिक लैंग्वेज लिखी है, बट आपको सिंपल याद रखना है। एक्सटिंक्ट का मतलब जिसका आखिरी इंडिविजुअल जो है वो हमें पता है, हम कन्फर्म है कि मर चुका है, ठीक है। अ टैक्सोन इज एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। भाई हमें पता है कि आखिरी बंदा, जो आखिरी इंडिविजुअल जो जिंदा था वो मर चुका है, हैज़ बीन डाइड, सिंपल। सो उसको हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आपका एक्सटिंक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। एक टैक्सोन विलुप्त है जिसका कोई उचित संदेह नहीं है कि अंतिम व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, समझ रहे हो, अंतिम व्यक्ति नहीं मतलब अंतिम उस इंडिविजुअल की, उस प्रजाति के अंतिम जीव की व्यक्ति, वह अंतिम जीव जो था ना उसकी मृत्यु हो चुकी है। जैसे डायनासोर है, डायनासोर एक्सटिंक्ट, हमें पता है जो आखिरी डायनासोर है वो मर चुका है। अगर आखिरी डायनासोर बचा हुआ होता तो फिर हम कहते नहीं एक्सटिंक्ट नहीं है, बचा हुआ है, तो हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड अगली प्रजाति है। तो टैक्सोन इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड व्हेन इट इज नॉन ओनली टू सर्वाइव इन द कल्टीवेशन। कोई भी प्रजाति है, कोई भी जीव है, कोई भी पेड़ है, कुछ भी है, अगर वो नेचुरल रूप से जो वाइल्ड, जो जंगल में आपका पाया जाता है ना वाइल्ड फॉर्म में, वो नहीं पाया जाता, बट हमने कहीं पर कल्टीवेट करके ज़बरदस्ती का,
ठीक है, हमने उसको कल्टीवेट करके कहीं कहीं पर उसको सर्वाइव किया हुआ है। वो नेचुरली नहीं पाया जा रहा, बट हाँ हमने कैप्टिविटी के अंदर में हमने उसको सर्वाइव किया हुआ है आउटसाइड दैट द नेचुरल रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ये समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? जंगल से सारे सटे गांव, अरे बता तो दिया यार ये बात मैंने आपको। खुशबू राज, ईमेल का रिप्लाई आज हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। ईमेल के जवाब लगातार आपको मैं दे रहा हूँ, आप तुरंत की तुरंत। ऐसा यार एक बात बताओ, ऐसा तुरंत की तुरंत आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं एकदम ही कर दूंगा सारी चीज़, है ना? अचानक का काम चाहिए तो बहुत सारे टीचर हैं हमारे, ठीक है, जो आपको नंबर दे के रखे हुए हैं। तो अगर बहुत जल्दी आपको जवाब चाहिए तो वो हैं, बट मैं थोड़ा सा समय लूँगा खुशबू, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है? मैं आपको मेल पे ज़रूर 100% जवाब दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। एक एक बच्चे का मैं कोशिश करता हूँ। देखो यार काम भी होता है, आप लोगों को पढ़ाना भी होता है, कंटेंट भी तैयार करना होता है ना? आजकल स्टूडियो भी बनाने में लगा हुआ हूँ मैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय थोड़ा नहीं मिल पाता। तो आप चिंता मत करो, सारी चीज़ आपकी हो जाएंगी, ठीक है? डन। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या है दोस्तों? देखो सिंपल सी बात है, एक तो होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब तो विलुप्त हो चुका है भाई, आखिरी इंडिविजुअल मर चुका है, हम कंफर्म कहें इस बात से, हमारे पास डेटा है और डेटा से हमने बोल दिया कि आखिरी आखिरी जो इंडिविजुअल था ना वो मर चुका है। फिर हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जो आखिरी जीव है ना, आखिरी इंडिविजुअल, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन जिंदा क्या खाक है, उसको हमने कल्टीवेट कराया हुआ है बस, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं है वो, हमने कैप्टिविटी के अंदर, ठीक है, बंधन के अंदर में, ठीक है, उसको कल्टीवेट किया हुआ है। ए टैक्सॉन इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड व्हेन इट इज नोन ओनली टू सर्वाइव इन द कल्टीवेशन, इन द कैप्टिविटी और एज द नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन वेल आउटसाइड द पास्ट रेंज। समझ में आ रही बात आपकी उसकी? तो बहुत कम मात्रा में है, बहुत ही कम, गिनती चुनती के 2-3 नंबर, 2-3 इंडिविजुअल बचे हुए हैं, और वो भी सारे के सारे कल्टीवेशन के अंदर हैं, कैप्टिविटी के अंदर में। तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। उसको हम जानते हैं एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड के नाम से, है ना? हिंदी में देखेंगे ये वो टेक्सचून है जो जंगल में तो विलुप्त हो चुके हैं बेसिकली, बट केवल कल्टीवेट करके या किसी कैप्टिविटी के अंदर में ये पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दे आर नोन एज द एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो एज आई टोल्ड यू कि हमने इस लाल किताब के अंदर में बहुत सारे जो जीव जंतु हैं इनको अलग अलग तरीकों से हमने कैटेगराइज किया हुआ है, बताया था ना? तो एक्सटिंक्ट मैंने बताया था जो बिल्कुल लुप्त हो चुका, आखिरी इंडिविजुअल मर चुका है। फिर मैंने बताया था एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या था दोस्तों? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या था? लास्ट इंडिविजुअल मरा तो नहीं है, सर्वाइव कर रहा है, बट नॉट इन द नेचुरल एनवायरनमेंट बट इन द कैप्टिविटी। हमने उसको कल्टीवेट कराया हुआ है या कैप्टिविटी के अंदर में हमने उसको ब्रीड किया हुआ है, सिंपल। इसके बाद करते हैं बात क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो सबसे ज़्यादा है। यही चीज़ें हम 3 वर्ड बहुत ज़्यादा सुनते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग जो हम ज़्यादा मात्रा में सुनते हैं, और इन्हीं के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? सो चलिए एक्सटिंक्ट के बारे में देखते हैं दोस्तों। एक्सटिंक्ट क्या होता है? व्हाट इज दिस एक्सटिंक्ट? सो एक्सटिंक्ट जो है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होगा पढ़ेंगे दोस्तों। Critically endangered is the highest risk category assigned by the IUCN for the wild species। देखो जो एक्सटिंक्ट हो चुका है उसका कुछ कर नहीं सकते, जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है उसका कुछ नहीं कर सकते भाई, जो मरी चुका है उसको क्या बचाएंगे हम, और जिसके 1-2 बचे हैं उसको भी क्या बचाएंगे, उसका भी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक बात सोचो, ऐसे जीव जंतु जो कुछ मात्रा में आपके अभी भी जिंदा हैं, बट दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा संकट में है, वो लुप्त होने की कगार पे हैं। तो IUCN जो है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, इन्होंने इनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है इनको असाइन किया हुआ है। बोला है कि ये हाईएस्ट रिस्क पे है दोस्तों, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटेक्ट करने की, ठीक है? सो उनके लिए दोस्तों ये काम करना है हमें। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, वो स्पीसीज हैं जिनको सबसे हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी के अंदर हमने लिखा हुआ है ना, बाय द IUCN फॉर द वाइल्ड स्पीसीज। ये बात समझ में आ गई? चलिए, इट इज देयरफॉर कंसीडर्ड टू बी द फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। ये वो जंतु हैं जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है। अगर वाइल्ड में अगर इनको देखें हम, तो ये वाइल्ड में कुछ टाइम पे हो सकता है कि एक्सटिंक्ट कर जाएं, ये लुप्त हो जाएं। तो सबसे ज़्यादा खतरा है इनको दोस्तों किसके लिए? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड के लिए।
चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं राखी, गुस्सा मत करो, वो सिर्फ ऐसे ही बोला जाता है, तो मैं बता रहा था बस, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए मैं दिन रात मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेस्ट सूट। देख थोड़ा सा ना मेरे बारे में भी सोचा करो, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द यू, वन अमंग द यू। तो मेरा भी मन करता है कई बार कि यार आज थोड़ा सा सो लेते हैं, ठीक है, आज ये कर लेते हैं, बट मैं तो नहीं कर पाता, सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा समय लग जाता है मुझे जवाब देने में, है ना, चीज़ों का थोड़ा सा यार बी पेशेंस, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो प्लीज़, ये मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ना, इतनी तो बात मानोगे यार, मैं अध्यापक हूँ आपका, इतनी तो बात मानोगे। सौरभ कुमार राय, सौरभ कुमार राय कह रहे हैं सर करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर आपने बंद कर दिए। कितने लोग चाहते हैं मैं मंथली करंट अफेयर शुरू कर दूं, लेकिन जो चाहते हैं ना उनको देखना पड़ेगा। आप लोग आओ सैटरडे संडे में मंथली करंट अफेयर भी ले आऊँगा, बट आप लोगों को आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग आएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आइए, मैं कह रहा हूँ 110% जो है वो चीज़ें मैं कर दूंगा। बताओ, लाइक इफ़ यू आर रेडी मैं स्टार्ट कर दूंगा सैटरडे संडे में, बट आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी पीछे का रीज़न यही था कि बच्चों आपकी संख्या जो है ना उसमें ज़बरदस्त गिरावट हो गई थी, बहुत कम लोग थे जो देखते थे, तो फिर मैंने सोचा कि यार इतने कम लोग देखेंगे तो कैसे काम चलेगा, इसीलिए फिर हमने उसको बंद कर दिया था, ठीक है। ये हो गया था, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, मैं बंद नहीं करता उसको, बट दिस इज़ द मेन थिंग जिसकी वजह से बंद करना पड़ा हमें, है ना। क्रिटिकली एंडेंजर्ड इज द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी असाइंड टू द IUCN फॉर द वाइल्ड स्पीसीज। भाई वाइल्ड स्पीसीज के लिए ऐसी कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा खतरे में, उनको हम ये मतलब अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया ना तो थोड़े दिनों में ये वाइल्ड फॉर्म में एक्सटिंक्ट, ये भी लुप्त हो जाएंगे। तो हाईएस्ट डिग्री हम इनको देते हैं दोस्तों प्रोटेक्शन का। एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय जंगली प्रजातियां हैं, ये IUCN के द्वारा इनको निर्दिष्ट उच्चतम जोखिम श्रेणी के अंदर में रखा जाता है, ठीक है। अगर ये इसलिए माना जाता है कि ये जंगली जानवर हैं और ये जंगल में विलुप्त होने के सबसे उच्च जोखिम पर होते हैं, जंगल में अगर इनको नहीं देखा गया सबसे उच्च खतरे पे लुप्त हो जाएंगे। अब सर कुछ क्राइटेरिया हमें बनाना पड़ेगा, जिस क्राइटेरिया के आधार पर हम कहेंगे कि दिस स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंड यूपीएससी यहीं से, जो अगली स्लाइड बता रहा हूं ना, यूपीएससी यहीं से सवाल पूछता है, ठीक है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, पहला क्राइटेरिया है रिडक्शन इन द पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन बहुत घट गई हो, किसी भी जीव की, पेड़ की अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा घट गई होगी, मान लो ग्रेटर देन 90% जनसंख्या उसकी घट गई इन द पास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों में उसकी जनसंख्या लगभग 90% से ज़्यादा घटी है। मान के चलते आज से 10 साल पहले वो 100 थे, वो इंडिविजुअल्स वो प्रेजेंट थे 100, लेकिन आज वो सिर्फ कितने बचे हैं दोस्तों, 8 बचे हैं। तो ग्रेटर देन 90% उनकी जनसंख्या जो है पिछले 10 साल में वो कम हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रख देंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्राइटेरिया में। एक बात, दूसरी बात पॉपुलेशन का साइज देखते हैं। पॉपुलेशन का साइज, अगर किसी भी स्पीसीज का पॉपुलेशन का साइज अगर 50 नंबर से कम बचा है, कि मैच्योर 50 इंडिविजुअल बचे हैं, ठीक है, मैच्योर 50 इंडिविजुअल बचे, कल को टाइगर लुप्त होने हो जाते हैं अगर हम उसको प्रोटेक्ट ना करते, और अगर सिर्फ 50 टाइगर बचते तो हम बोल देते कि इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो जब मैच्योर इंडिविजुअल्स जो हैं, मैच्योर इंडिविजुअल उस प्रजाति के सिर्फ 50 बचे ना नंबर में, तो उसको हम कहते हैं, बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बुड्ढों की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैच्योर। सो अगर मैच्योर इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 50 बचे तो भी हम उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद में हमें पता चले कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द लीस्ट एटलीस्ट 50% इन देयर 10 ईयर्स, है ना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने किया है जिसमें हमें पता चला है कि इनकी प्रोबेबिलिटी वाइल्ड में एक्सटिंक्ट होने की क्या है, 50%, कि 50% ही अगर वाइल्ड में हम देखें तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे आने वाले 10 साल के अंदर। तो उसको हम उठा के किस में रख देंगे, आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये वो जीव जंतु होते हैं जो वाइल्ड में आपका एक्सटिंक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा इन जीवों को होता है। देख लो 50 जीव बचे हैं मात्र, ठीक है, 90% पॉपुलेशन पिछले 10 साल में गायब हो गई है। तो ऐसों को तो ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे ना। और इनको हम किस में रखते हैं दोस्तों, इनको हम कैटेगरी में रखते हैं आपका दोस्तों, किस कैटेगरी में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। अगली आती है दोस्तों एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद में नीचे आता है, ठीक है। सो एंडेंजर्ड आफ्टर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंजर्ड ये है, ठीक है। इनकी जनसंख्या 90% से ज़्यादा कम हुई है, प्लस 50 मैच्योर इंडिविजुअल बचे हैं, प्लस 50% से ज़्यादा ये खत्म हो सकते हैं वाइल्ड में अगले आने वाले 10 साल के अंदर, 10 ईयर के अंदर। सो उठा के मैंने किस में रख दिया इसको दोस्तों, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब बात करते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज की। एंडेंजर्ड में देखो क्या है,
अ टैक्सोन इज एंडेंजर्ड, कोई भी आपका पेड़ पौधा जीव जंतु टैक्सोन जिसको हम बोलते हैं वो एंडेंजर्ड कहलाएगा कब, जब हमारे पास बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन से ये बातें साबित हो जाती हूँ, ये वाली कौन सी, रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ग्रेटर देन द 70%, पिछले 10 साल में 70% से अधिक उनकी जनसंख्या कम हुई हो। पिछले 10 साल में जो जनसंख्या थी और आज जो जनसंख्या है वो 70% कम है पिछले 10 सालों की जनसंख्या के मुकाबले। तो हम क्या कर देंगे, ठीक है भाई एंडेंजर्ड हो गया है, तो ये तो लुप्त होने वाला है। पॉपुलेशन साइज जो है, अगर 250 मैच्योर इंडिविजुअल बचे, उसमें 50 थे, यहाँ पर कितने हैं 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स। ये यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर 250 मैच्योर इंडिविजुअल से कम आपकी पॉपुलेशन बची है तो पक्की बात है दोस्तों ये क्या होने वाले हैं, आपके एंडेंजर्ड होने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें पता चला है कि अगले आने वाले 20 साल में इनकी पॉपुलेशन 20% डिक्रीज हो जाएगी। कहाँ पर, इन वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब समझते हो ना, वाइल्ड का मतलब है नेचर में, वो जंगल में जैसे पाए जाते हैं, जंगली टाइप से जो है, जंगली बात कर रहा है, इन द वाइल्ड फॉर्म में बात कर रहा है। समझ में आ रही बात आपको। क्वांटिटेटिव एनालिसिस shows that the probability of the extinction in the wild is at least 20% in their 20 years। अब देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो थे इनको तो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क का, दे आर द वेरी हाई रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। वाइल्ड में इनके लुप्त होने का बहुत ज़्यादा संभावना थी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो इनको भी खतरा है कि ये वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो। तो 250 मैच्योर इंडिविजुअल है ना, 250 को बहुत ज़्यादा संख्या थोड़ी ना, एक बीमारी आ गई खत्म, 250 चपेट में आ जाएंगे। तो एंडेंजर्ड हैं ये भी, इनको भी क्या होता है खतरा। यूपीएससी ये डेटा ही पूछती है आपसे, यूपीएससी आपसे यही पूछेगी जब उसको क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है। पूछेगी बताओ एंडेंजर्ड में क्या होगा, तो एंडेंजर्ड में आपको याद रखना है 250 मैच्योर इंडिविजुअल अगर है या उससे कम है तो उसको एंडेंजर्ड में रखेंगे। 70% या उससे ज़्यादा है, पिछले 10 साल में पॉपुलेशन घटी है तो उसको किस में रखेंगे, हम आपका एंडेंजर्ड में रखेंगे। अगर पिछले 20 साल के अंदर हमें, अगर आने वाले 20 साल में हमें लगता है कि इनकी पॉपुलेशन वाइल्ड में 20% कम हो जाएगी तो भी हम उसको एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों वल्नरेबल। वल्नरेबल भी खतरे में होते हैं, ठीक है। ये कब होते हैं वल्नरेबल, किसी भी प्रजाति को हम तब बोलते हैं जब उसकी जनसंख्या पिछले 10 सालों में 50% तक का क्या हो गई हो दोस्तों, आपका कम हो गई हो, रिड्यूस हो गई हो। पॉपुलेशन मैच्योर इंडिविजुअल 10,000 बचे हों, ठीक है, कितने बचे हों 10,000। और हमें ये पता है कि अगले आने वाले सालों में अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो अगले आने वाले 100 सालों के अंदर इनकी जो जनसंख्या है वो 10% डिक्रीज हो जाएगी। वाइल्ड के अंदर ये 10% कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको डेटा जो है ना ये याद रखना है, तीनों का डेटा। किस किस का डेटा मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 स्पीसीज। अब मैं इन 3 चीज़ों की बात कर रहा हूँ आपके सामने। पहला मैं बात कर रहा हूँ ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा ही पूछा जाता है आपको, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। ये 3 याद रखो क्योंकि इन्हीं तीनों के अंदर में इस प्रकार का डेटा दिया हुआ है, बाकी में ऐसा डेटा नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे, पक्की बात है, माँ कसम सारे के सारे खाओ।
ठीक है, सो वल्नरेबल देख लिया आपने। तो तीनों स्पीसीज को अगर मैं यहाँ पर सम अप करता हूँ आपके सामने, तो सबसे पहले है हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद है एंडेंजर्ड, उसके बाद है वल्नरेबल। इसके अंदर में अगर हम बात करें तो इनकी पॉपुलेशन आपका 90% घटी है पिछले 10 सालों में। इनकी पॉपुलेशन लगभग 70% घटी है पिछले 10 सालों में, और इनकी पॉपुलेशन 50% घटी है कितने सालों में? पिछले 10 सालों में। ठीक है, दूसरा, इनके मैच्योर इंडिविजुअल कितने हैं दोस्तों? फर्स्ट मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ। इनके हैं 250, इनके हैं 50, और इसके कितने हैं? 10,000। डन, ये बात याद रहेगी। उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो पॉपुलेशन है, इनकी जो पॉपुलेशन है, इनका ये खतरा है कि अगर हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे आने वाले टाइम के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो हैं ये वाइल्ड के अंदर में 50% क्या हो जाएंगे दोस्तों? डिक्रीज आने वाले टाइम में। ठीक है, 10 साल के अंदर में ये 50% घट जाएंगे। इसमें बोला गया कि आने वाले टाइम में 20% घट जाएंगे। कितने? 20 ईयर के अंदर, 20 ईयर्स के अंदर वाइल्ड पॉपुलेशन। और इसमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों? इसमें बोला जा रहा है कि आने वाले 100 साल के अंदर इनकी पॉपुलेशन वाइल्ड में 10% घट जाएगी। ठीक है, तो ये 3 मेन क्राइटेरिया जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना, ये वाइल्ड में लुप्त होने का इनको सबसे ज़्यादा है, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, इनका हाई है और इनका भी रिस्क है। ठीक है, खतरा नहीं है बट इनका रिस्क है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नियर थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड कौन से स्पीसीज होते हैं? देखो, ऐसी कोई भी प्रजाति जो हमने डेटा बनाया, डेटा हमने इवेलुएट किया अलग अलग क्राइटेरिया के अगेंस्ट में, और हमें क्या मिला कि कोई प्रजाति ना तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, ना ही आपकी वो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना तो, ठीक है, जो हमने पहला बताया, ना ही वो एंडेंजर्ड है और ना ही वो वल्नरेबल है। डेटा ये कहता है कि इन तीनों में से तो नहीं आता, लेकिन फिर भी उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उसको हम बोलते हैं नियर थ्रेटन्ड। क्या बोलते हैं उसको? नियर थ्रेटन्ड। So a taxon is near threatened when it has been evaluated against the criteria but does not qualify for the critically endangered और vulnerable। इनमें अगर आज वर्तमान में मैं बात करूं तो मैंने बहुत सारी प्रजातियों को देखा है, जांचा है, तब मुझे क्या मिला? मुझे मिला ये कि हमने बहुत सारी इन प्रजातियों को जांचने के बाद हमें पता चला कि ना तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ना ही वो एंडेंजर्ड है और ना ही वो वल्नरेबल है। नहीं है ऐसा। हमने जब जांचा तो हमने देखा कि वो नहीं है, इनमें वो नहीं आता। तो जब कोई इनमें नहीं आता तो उसको हम किस में मानते हैं दोस्तों? आपका नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी के अंदर। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लीस्ट कंसर्न, नाम से ही पता, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है इनके ऊपर। लीस्ट कंसर्न, कम ध्यान दो। ठीक है, अ टैक्सोन इज नियर थ्रेटन्ड व्हेन इट हैज़ बीन इवेल्युएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया बट डज नॉट क्वालिफाई फॉर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड वनरेबल और द नियर थ्रेटन्ड। ठीक है, सो नॉट नियर थ्रेटन्ड, इसको यहाँ पर लिखेंगे हम आपका क्या? कंसर्न, लीस्ट कंसर्न। अब इनमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हम नियर थ्रेटन्ड किसको बोलेंगे भाई? कोई ऐसा जीव, कोई ऐसी प्रजाति जो ना एंडेंजर्ड है, ना क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ना वनरेबल है, और अगर उसको प्रोटेक्शन, संरक्षण की जरूरत है तो उसको हम नियर थ्रेटन्ड में रखेंगे। ठीक है, अब लीस्ट कंसर्न किसका रहेगा? ऐसी कोई प्रजाति ना तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ना एंडेंजर्ड है, ना वल्नरेबल है, और ना ही नियर थ्रेटन्ड है, तो उसको हम लीस्ट कंसर्न में रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं इनके बारे में खतरे की कोई दिक्कत नहीं है, इनके ऊपर इतना खतरा नहीं है, ये ठीक ठीक मात्रा में अभी उपलब्ध है। ठीक है, इसको बोलेंगे लीस्ट कंसर्न। तीसरा है दोस्तों डाटा डेफिशिएंट। डाटा डेफिशिएंट मतलब क्या होता है भाई? कोई भी ऐसा टैक्सोन जिसके बारे में हमने बहुत रिसर्च की, लेकिन हमारे पास उनके बारे में पर्याप्त मात्रा में डाटा, उनके पॉपुलेशन स्टेटस जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डाटा डेफिशिएंट, डीडी बोलते हैं उसको। ठीक है, लास्ट है मेरे पास नॉट इवेल्युएटेड, जिसके बारे में हमने ध्यान ही नहीं दिया, जिसको हमने इवेल्युएट किया ही नहीं है अभी, हमने अलग अलग क्राइटेरिया के अगेंस्ट में उसको इवेल्युएट किया ही नहीं है, तो उसको हम किस में रख देंगे भाई? नॉट इवेल्युएटेड। सिंपल है, हमने इसको इवेल्युएट किया ही नहीं है, साफ साफ बता दो, सिंपल सिंपल। तो ये रेड बुक के अंदर अलग अलग जीव जंतु हैं जिनको हमने ऐसे दिखाया। अब किस जीव को किस श्रेणी में रखा गया है ये अपना कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, हम कल पढ़ेंगे कौन सा स्पीसीज एंडेंजर्ड है, कौन सा स्पीसीज जो है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सा स्पीसीज आपका वल्नरेबल है, कौन सा नियर थ्रेटन्ड है। इन सब के बारे में हम कब करेंगे दोस्तों? हम कल करेंगे।
बाकी आज आप क्या करेंगे, आज आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, मुझे फेसबुक पे फॉलो करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। बाकी ये अपनी आईडी है दोस्तों, ठीक है। जिस भी बच्चे को जो इंटरेस्टेड हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने में, आप मुझे यहाँ मेल कर सकते हो। सब्जेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों, आप आपका यहाँ पर लिखोगे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्जेक्ट में लिखना है आपको ये, और मुझे मेल कर दो sumitrathi3@gmail.com और sumit.kumar@wifistudy.com। ये अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, t.me/sumitrathi_upsc, इसको फॉलो कर लो। आज शाम को 6 बजे अपनी क्लास है, 6 PM पे, पता हो तो आपको, करंट अफेयर की। सो सारे के सारे बच्चे उसमें एनरोल कर लो, सभी को आना है उसमें, ठीक है। तो ये अपनी करंट अफेयर की यहाँ से आपको लिंक भी मिल जाएंगे। बाकी जो बच्चा अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहता है, आपको पता ही है अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है आपको। उसके बाद चूज़ योर गोल यूपीएससी सीएससी के अंदर जाना है आपको। उसके बाद जाना है आपको गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है आपको, और गेट सब्सक्रिप्शन में जाके यहाँ पर कोड क्या यूज़ करना है दोस्तों, आपको कोड यूज़ करना है सुमित10। यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड सुमित10 कोड यूज़ करेंगे एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। On this note, we are ending this class. Thank you very much. Take care. Bye bye. जय हिंद. Love you guys. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर. Take care. Bye bye.